हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है ए मीन्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत ही थोड़ा सा ही इसमें कंटेंट है जो कि आपको अगर आप चाहोगे तो आधे घंटे में चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं ए मीन्स को। और ए मीन्स के पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो कर लिया होगा। जीओसी कर लिया होगा आप लोगों ने, आइसोमेरिज्म कर लिया होगा, हाइड्रोकार्बन है ना, जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कंपाउंड कर लिया, एल्किल हैलाइड कर लिया है ना। ये सारे चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एमीन्स को। तो एमीन फटाफट देखना। सबसे पहले एमीन्स का कुछ फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। कितने टाइप्स के एमीन्स होते हैं। देखो ये आपका जो एमीन चैप्टर है, देखो ये अमोनिया है, अमोनिया NH3। NH3 का मतलब क्या होगा, अमोनिया होगा। CH3NH2 क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन बोलेंगे, है ना। ये 1 डिग्री एमीन होगा, है ना। 1 डिग्री का मतलब अगर आपको ये NH2 दिख जाए तो इसको 1 डिग्री बोलते हैं। मतलब NH2 से अगर एक कार्बन लगाओ इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर दो दो कार्बन लग जाए इस तरह से, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। कैसा, 2 डिग्री। और अगर मान लीजिए N से तीन तीन कार्बन लग जाए, तीन तीन कार्बन लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि कौन, इसको देखो डाई मेथिल एमीन को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन। और ट्राई मेथिल एमीन को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग एमीन्स का कुछ प्रिपरेशन सीखेंगे कि एमीन को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड। क्या सीखेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमीन्स का और एमीन्स के प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसमें केवल 1 डिग्री एमीन बनाते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं बनेगा। पहली बात तो याद रखिएगा, 1 डिग्री एमीन बनता है। अब 1 डिग्री एमीन का जो फॉर्मूला होता है तो बहुत छोटा सा है, RnH2। बट इसको बनाने के लिए देखो हम लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड में हम लोग लेते क्या है, इसमें आपको थैलेमाइड लेना होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर थैलेमाइड क्या होता है, तो देखो थैलेमाइड क्या होता है इसको आप पहले समझ लीजिए। ये आपका है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का मतलब इसमें देखो बेंजीन है, दो COH लगा हुआ है इस तरह से, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर आप इसमें से H2O निकाल दोगे, है ना, यहाँ से H यहाँ से OH H2O निकाल दोगे, ये आपका बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन को हटा दो और इसके जगह पे NH लगा दो। क्या लगा दो, NH लगा दो, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं, थैलेमाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यही जो थैलेमाइड है यही है, मतलब ये तो मैं बस फार्मूला आपको बताया है। यहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। मतलब क्या करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, सबसे पहले आपको थैलेमाइड लेना होता है। क्या लेना पड़ता है, थैलेमाइड लेना पड़ता है। तो हमने थैलेमाइड ले लिया। अब इस थैलेमाइड को हम लोग बेस के साथ, KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। जब KOH के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है ना। और यहाँ पे देखो बेस है, तो जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। पहले स्टेप में क्या करना होता है, थैलेमाइड को KOH के साथ रिएक्शन करेंगे और एक सॉल्ट बना देंगे। क्लियर है। फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया आपका, सॉल्ट बन गया, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, ये जो हमारा सॉल्ट बना है, बताओ क्या यहाँ पे K+ निकल सकता है आसानी से। तो नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं एल्किल हैलाइड से। किस रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड। और फिर से वही बात है कि जो एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो SN2 रेडी होना चाहिए। मतलब या तो ये 1 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री हैलाइड होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ से X निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, एल्किल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक तो बन गया हमारा। फिर क्या करते हैं लास्ट में, हाइड्रोलिसिस। तो 3 स्टेप कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, KOH थैलेमाइड की रिएक्शन KOH से कराया, सॉल्ट बनाया। फिर इसकी रिएक्शन RX एल्किल हैलाइड से कराया, फिर वहाँ पे R आ गया K की जगह पे। फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे, किसी भी बॉन्ड को HOH दे के ब्रेक करते हैं। जैसे आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो नाइट्रोजन को H देंगे और इसको OH देंगे, इसको H देंगे, इसको OH देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये बन जाएगा। और यहाँ से देखो R के साथ कितने हैं, RnH2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा RnH2, जो कि आपका क्या है, 1 डिग्री एमीन है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन कैसे बना, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बस इतना याद रखिएगा, ये पूरा होता है गैब्रियल थैलेमाइड। और गैब्रियल थैलेमाइड से याद रखिएगा केवल और केवल 1 डिग्री हेमीन ही बनाते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री आप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले क्या किए थे, KOH के साथ रिएक्शन बेस के साथ, उसके बाद एल्किल हैलाइड के साथ। अगर आपने एल्किल हैलाइड ये लिखा है, देख रहे हो, अगर आपने ये एल्किल हैलाइड लिया है तब तो NH2 ही बनेगा। मतलब जो एल्किल हैलाइड लिखा होगा उसी पे NH2 आएगा, मतलब इसी पर आपका NH2 आता है। यही ट्रिक है, यही याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका H2O, मतलब लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्लियर। चलिए सेकंड रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसमें हम लोग एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। किससे, अमोनिया।
देखो जो अमोनिया है ये एक बेस होगा, क्या होगा, एक बेस होगा। तो जब बेस आर पे अटैक करेगा है ना, एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा, तो क्या फिर से वही है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, यहाँ से सीएल निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन होगा, है ना। SN2 रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, RnH2 बन जाएगा। और यही जो RnH2 बना, ठीक है, फिर से यही काम कर सकता है, दूसरे RCl के साथ अटैक करेगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, फिर एक सीएल हट जाएगा, फिर यहाँ से R2NH आ जाएगा, फिर से यही काम होगा, एक सीएल हटेगा, फिर R3N आ जाएगा, फिर से होगा, तो यहाँ से क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, क्या बन गया, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। कुल मिला के ये क्या है, कुछ नहीं है, एक आपने अमोनिया से स्टार्ट किया, एल्किल हैलाइड लिया, तो अमोनिया का एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराया तो 1 डिग्री अमीन बना, फिर RCl से कराया 2 डिग्री अमीन बना, फिर RCl से कराया, फिर से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से सीएल हटा, 3 डिग्री अमीन, फिर से कराया, तो ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये पूरा आप लोग इसको याद रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, बताइए। तो क्या ये एक अच्छा मेथड है, मतलब यहाँ पे देखो आप क्या बना रहे हो, एनिलीन बना रहे हो ना, एनिलीन नहीं सॉरी, यहाँ पे आप लोग क्या बना रहे हो, एमीन बना रहे हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना रहे हो ना, एमीन बना रहे हो नहीं। क्या ये अमोनिलिसिस एक अच्छा प्रोसेस है, नहीं, प्रोसेस अच्छा प्रोसेस नहीं है। क्यों, आप बोलोगे सर क्यों अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी का मिक्सचर बनेगा, सभी का मिक्सचर बनाए, और सभी को अलग करना बड़ा ही मुश्किल काम है ना, जब सबका मिक्सचर बनेगा, अगर आप सबके मिक्सचर में से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और सबको अलग करना चाहोगे तो ये अलग नहीं हो पाएगा। नॉट द गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमीन मिक्सचर इमीन ऑक्टेन, ठीक है ना, क्योंकि मिक्सचर बनता है इसलिए अच्छा मेथड नहीं है। क्लियर हो गया क्या, बताइए सब लोग को। अच्छा, RCONH2 है, एमाइड है, अगर इसका आप रिडक्शन कराओगे LAS से तो क्या बनता है, RCOH2NH2, पीछे हम लोगों ने किया था, है ना। यहाँ पे इसका रिडक्शन कर देंगे, यहाँ पे HH आ जाएगा, यहाँ पे HH, तो RCH2 क्या आ जाएगा, NH2, याद रखिएगा। मतलब यहाँ से CO गुड लिविंग ग्रुप होता है, याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, देखो जो RCONH2 होता है ना, इसमें जो गुड लिविंग ग्रुप होता है ऑक्सीजन वाला होता है, ठीक, हमेशा यही निकलेगा, याद रखिएगा। तो जो प्रोडक्ट बनता है ना वो RCH2NH2 बनेगा, ये बात याद रखिएगा। NaBH और डाइबाल के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। H2Ni के साथ करोगे तो फिर से RCH, और यहाँ पे ऑक्सीजन का करोगे तो OH, और यहाँ पे NH2 तो NH2 रहेगा, तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। खास करके एमाइड वाला आप याद रखिएगा कि एमाइड का अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे, H2Ni से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे RCHOH आएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और चीज़ें, सो गाइस जब आगे देखिए, फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल से आप लोग कैसे एमीन बनाओगे इसके बारे में हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक साइनाइड है, RCN, एल्किल साइनाइड है। जब आप इसका रिडक्शन कराओगे मेटल एसिड के साथ तो ये बनाता है RCH2NH2, क्या बनाता है, RCH2NH2। या जब आप इसका स्टीफन रिडक्शन, आपको पता है मैंने आपको स्टीफन रिडक्शन के बारे में बताया था, स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है याद रखिएगा, ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड यन है ना, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से उसका हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन कर देंगे और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। उसके बाद ये जो बना ना, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना, हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक करो, 2 H देंगे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या दे देंगे, 2 OH दे देंगे। अब एक ही कार्बन पर 2 H होगा, ये H2O निकल जाएगा और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, RCHO बन जाएगा, प्लस यहाँ से अमोनिया बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो देखो क्या ये भी एक तरीका है एमीन या अमोनिया बनाने का, बताइए। यहाँ 1 डिग्री अमीन बना, यहाँ अमोनिया बना, ये H2Ni से रिएक्शन कराओगे तो ये RCH2NH2 बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, RCH2NH2। और अगर आप मेटल एसिड से कराओगे तो भी आपका RCH2NH2 बन जाएगा। जब आप इसका LAS से कराओगे तो भी RCH2NH2 बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, तो ये सारे मेथड आप लोग देख सकते हो, ठीक। चलो अब बात करते हैं फ्रॉम आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल का मतलब आइसोसाइनाइड, जैसे IRC हो गया, जैसे RCN को बोलते हैं साइनाइड, तो RNC को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप आइसोनाइट्राइल को मेटल एसिड साथ रिएक्शन कराओगे, ये सोडियम मेटल है, ये एसिड है, तो ये RNHCH3 बनेगा। सोच लो, आप बोलोगे सर क्यों, आप बोलोगे सर क्यों, देखो यहाँ बताओ, यहाँ 2 बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरह से होता है कार्बन, ये आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला है, क्योंकि नाइट्रोजन अपना एक लोन पर कार्बन देता है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। अब देखो यहाँ पे जब 3 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आप बोलोगे सर इसको भी 3 हाइड्रोजन, नहीं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए ना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 को ही रखना है, 3 से ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पे एक ही H देंगे ना, क्योंकि 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक ही देंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। LAH है, SBH है, या SnCl2 है, मेटल एसिड जो भी है, तो ये भी आपका वही बन जाएगा। देख लो सब में एक ही तरह का रिएक्शन हो रहा है। H2Ni होगा तो क्या बनेगा, RNHCH3 बन जाएगा, वही चीज़ बनेगा, क्लियर है क्या। चलो अब हम मतलब कुल मिलाकर 2 डिग्री एमीन बन गया ना, 2 डिग्री कौन सा है, ये सब 2 डिग्री एमीन बनाने का एक तरीका है।
फ्रॉम नाइट्रो, लेकिन जैसे RnO2 है, याद रखिएगा RnO2, कभी भी नाइट्रो का अगर आप रिडक्शन कराते हो ना तो इसमें RnH2 बनता है। क्या बनता है? RnH2। तो वही सब फिर से ले सकते हो, मेटल एसिड ले लो, H2Ni ले लो, LaH ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपका हमेशा क्या बनेगा? RnH2 भी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी याद रखना, इसमें 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है अगर आपको RnO2 को RnH2 में चेंज करना है तो। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मिथ रिएक्शन, जिसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बस आप लोग को जितना बताऊँ उतना ही सीखिएगा, मैकेनिज्म पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिक क्या है स्मिथ रिएक्शन का, पहले आप ये समझ लीजिए। एक्चुअली जो स्मिथ रिएक्शन होता है ना, ठीक है, इससे हम लोग 1 डिग्री एमीन बनाते हैं, पहली बात याद रखिएगा। और किससे? एसिड से, किसी एसिड से 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। ट्रिक ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक एसिड ले लेते हैं RCOOH। ठीक है, ध्यान से सुनने का, एसिड में CO2 होता है क्या? देखो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग क्या लेते हो? हाइड्रोजोइक एसिड, मतलब N3H लेते हो। क्या लेते हो? हाइड्रोजोइक एसिड, मतलब ये N3H है, और H2SO4 ले लेते हो। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये जो हाइड्रोजोइक एसिड है ना, यहाँ से NH ले लो, क्या ले लो? NH ले लो, और यहाँ से CO2 गैस निकालो और यहाँ पे NH लगा दो। बस यही ट्रिक होता है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म तो बहुत बड़ा होता है, जानने का कोई मतलब ही नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि CO2 हटाओ और यहाँ N3H से सोडियम जो हाइड्रोजोइक एसिड है ना, यहाँ से NH ले जाओ, वहाँ पे लगा दो। फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? RNH, एक हाइड्रोजन पहले था तो RNH2 बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। बाकी यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, तो N2 गैस और CO2 गैस निकल जाएगा, यहाँ से CO2 गैस निकलेगा, यहाँ से N2 गैस। तो ये देखो, देख रहे हो, तो यहाँ से आपका N2 और CO2 बन जाएगा साइड प्रोडक्ट। तो कुल मिला के आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें एसिड से 1 डिग्री एमीन कैसे बनाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या सभी लोग? बताओ। तो आपसे कोई पूछे स्मिथ रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताइएगा क्या, इससे हम लोग 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड का किससे रिएक्शन कराते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं। तो ये सारी बात आप याद रखिएगा। चलिए एक रिएक्शन देख लीजिए फटाफट। ये इसमें कई सारी चीजें, जैसे एल्किल हैलाइड है, ये Mg के साथ करा रहा हो तो MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। और जब इसके CO2 से कराओगे तो यहाँ पे COH आ जाएगा, CH3CH2 COH आ जाएगा। फिर जब इसका आप स्मिथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे NH आ जाएगा, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एमीन। तो आप एल्किल हैलाइड से अगर आपको एमीन बनाना हो, एल्किल एमीन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यही तरीका होता है जो मैंने आपको ये पूरा बताया है। क्लियर है क्या? चलिए, कन्वर्जन है ये, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखो टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन की रिएक्शन जब हम लोग KMnO4 से करते हैं, तो मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी बता चुका है, दूसरे चैप्टर में बता चुका है कि अगर बेंजीन के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन उसको हटाओ, वहाँ पे COH लगा देना। क्या करना? COH यहाँ पर भी पूरा हटा के यहाँ पे COH लगा दोगे, यहाँ पे पूरा हटा के COH लगा दोगे। ये देखो COH आ गया, COH आ गया। अब N3H से रिएक्शन कराओगे तब मतलब N3H से कराओगे तो क्या बन जाएगा बताइए? हाइड्रोजोइक एसिड से कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पे NH आ जाएगा, और फाइनली आपका एनलीन बन जाएगा, यहाँ भी एनलीन बन जाएगा। सेम रिएक्शन है। तो ये आप लोग टॉल्यूइन से एनलीन कैसे बनाना है सीख गए। टॉल्यूइन से अगर आपको एनलीन बनाना हो तो यही तरीका होता है। अगर कन्वर्जन में ये क्वेश्चन कहीं पूछता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। पहले टॉल्यूइन का रिएक्शन कैसे कराएंगे? KMnO4 से, इसका ऑक्सीडाइज होगा, तो ये CH3 किसमें चेंज हो जाएगा? COH में चेंज हो जाएगा। और जब इसको N3H से कराओगे तो यहाँ पे NH आ जाएगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन काफी अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बनाना तो हम लोगों ने सीख लिया है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो रिएक्शन विद RX, सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन देखेंगे। तो जब RnH2 की रिएक्शन, मतलब एमीन की रिएक्शन आप किससे रिएक्शन कराओगे? RCl से कराओगे, बताया था। यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल गया, R2NH बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये जो R2NH है फिर से अटैक करेगा, Cl निकलेगा, R3N बन जाएगा, फिर से अटैक करेगा तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है ना, बताओ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ भी देख लो, ये NH2 था, लोन पेयर अटैक करेगा, Br निकलेगा, ये देखो फिर से अटैक करेगा, एक फिर आएगा मेथिल, दो मेथिल आ गया। ठीक है, तो डाई मेथिल है ना, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको, और ये क्वेश्चन में आ सकता है, एमीन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एमीन एक छोटा चैप्टर है ना, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपके नोट्स में लिखा गया है। तो जितना मैं बता रहा हूँ ना, कि कुछ भी मत छोड़ना, ऐसा मत करना कि कुछ पढ़ रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसा मत करना। जितना मैंने पढ़ाया है आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी यहाँ से नहीं छोड़ना है। क्लियर है क्या? चलिए कुल मिला के अब हम लोग आगे का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। देखो हिंसबर्ग टेस्ट है ना, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है आपको फटाफट देखिएगा। हिंसबर्ग टेस्ट में इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहचान करते हैं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है 3 डिग्री है। आप बोलोगे सर कैसे? ये तो
कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक हिंसबर्ग रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। वो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो जो बेंजिन है ना, ये बेंजिन हो गया, ये सल्फोनिल हो गया और ये क्लोराइड हो गया। तो बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और जब यही हिंसबर्ग रिएजेंट है ना किससे करते हैं? 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? देखो सल्फर आपका एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा सल्फर पे, है ना, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एसएन रिएक्शन होता है। ये जब अटैक करेगा तो यहाँ से सीएल निकल जाएगा, है ना, सीएल निकल जाएगा। तो सीएल यहाँ से चला गया, फाइनली हमारा आर एन एच एस डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ये आ गया। इसको बोलते हैं सल्फेमाइड। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप थोड़ा सा देख लो, आपसे रिएक्शन नहीं पूछेगा। अभी मैं आपसे बताता हूँ क्या क्या पूछेगा, पहले पूरा देख लो, ठीक है। अभी जो सल्फेमाइड बना इसके पास देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि बेस में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, है ना। अब इसको बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन होगा और क्या बना देगा? सॉल्युबल सॉल्ट बना देगा। यहाँ पे एन माइनस आ जाएगा या यहाँ पे के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपने 1 डिग्री एमीन लिया, अगर आपने 1 डिग्री एमीन लिया तो क्या ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ? मतलब देखो 2 स्टेप में कैसे हुआ कि 1 डिग्री एमीन है ना, 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन किया आपने ये, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये ट्रिक ये है, यहाँ से सीएल निकाल लीजिएगा, एक हाइड्रोजन एक सीएल यहाँ से निकाल लीजिएगा, वो भी ट्रिक है। तो पहले ये बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो सारा खेल है ना वो इस हाइड्रोजन का है। यही 2 हाइड्रोजन था, इसलिए 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। पहले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन था किसके साथ रिएक्शन किया? देखो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, तो ये सल्फेमाइड बना दिया। एक हाइड्रोजन फिर से बचा है तो उसको बेस के साथ रिएक्शन करा, फिर बेस के साथ रिएक्शन हो गया। तो कुल मिला के ये सॉल्युबल सॉल्ट बना रहा है। आप खुद बताओ, अगर आप 2 डिग्री एमीन ले लोगे, R2NH ले लोगे, बताओ क्या ये रिएक्शन इतना ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? क्या ये रिएक्शन केवल एक ही स्टेप तक होगा? मतलब जो सीएल है और यहाँ पे जो आपने बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लिया हुआ है बस उसी के साथ होगा। तो इस तरह से देख लो, यहाँ पे बस ये सीएल निकालना पड़ेगा और फाइनली आपका सल्फेमाइड तो बन जाएगा। लेकिन क्या ये बेस में फिर से सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस में सॉल्युबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन अब एक ही था, खत्म हो गया, अब फिर से तो हाइड्रोजन है नहीं, यानी कि रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यानी ये देखो जब 2 डिग्री आप एमीन लोगे ना, ये रिएक्शन तो हो जाएगी, ये बन जाएगा, लेकिन ये बेस में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, याद रखिएगा। 3 डिग्री एमीन तो रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारा खेल हाइड्रोजन का ही ना। इसके पास क्या 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, तो आपने सीखा कि अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट करना तो कैसे करेंगे? 1 डिग्री एमीन 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहले हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और उसके बाद सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा बेस के साथ। अगर 2 डिग्री एमीन हुआ तो केवल हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट में मतलब सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाएगा। और 3 डिग्री जो एमीन होगा वो तो पहले से ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है। फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए। रिएक्शन विथ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? तो HNO2 है ना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने आपको एक रिएक्शन कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपका 1 डिग्री एमीन होता है, अगर आप इसको HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या ये ReN2Cl बनाता है? याद करिए ये क्या बनाता है? ReN2Cl। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इधर देख लीजिए आप लोग। 1 डिग्री एमीन है, ReNH2 से रिएक्शन करा रहे हो, या ReN2Cl बनाएगा, यहाँ से N2Cl हट जाता है तो ये कार्बोकैटायन बनता है, याद है मैंने बताया था। फिर जब आप HOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा और ये बनाता है RH। ये रिएक्शन कई बार हो चुका है, अगर आपने पिछला सारा वीडियो देखा होगा तो, ठीक है ना। डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो फिर इसके बाद अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो HOH में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बताओ? OH माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल ना, यही अटैक करेगा और फाइनली आपका अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो 1 डिग्री एमीन के साथ तो ऐसा रिएक्शन होगा। लेकिन एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, 2 डिग्री एमीन का इंपॉर्टेंट क्या है, 1 डिग्री एमीन का तो पता है। तो ये जो 2 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट मेथड है। कैसे? अगर आप HNO2 को 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराते हो तो ये एक येलो कलर का ऑयल लिक्विड बनता है। तो यानी कि अगर आपकी टीचर बोले बेटा बताओ ये 2 डिग्री एमीन है या नहीं, तो आप बोलो सर क्या करेंगे हम इसको, इस जिस जो एमीन आपने हमको दिया है, पता नहीं कौन सा एमीन है मुझे नहीं पता, तो उसको क्या करेंगे HNO2 के साथ रिएक्शन करा दो। अगर HNO2 के साथ रिएक्शन कराने पे अगर येलो कलर का ऑयल लिक्विड बन रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपके हाथ में जो टीचर ने दिया था वो क्या था? 2 डिग्री एमीन था। समझ में आया कि नहीं आया बताओ?
1 डिग्री 3 डिग्री को नहीं कर सकते, बट हाँ 2 डिग्री को आप कर सकते हो ये मेथड से, ठीक है। क्योंकि जब आप इसमें रिएक्शन कैसे होगा, कुछ नहीं, HNO2 कैसे लिखते हो, HNO2, तो एक O ऐसे एक OH ऐसे, ये HNO2 का फॉर्मूला है और R2NH है, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, H2O निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R2N और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, N नाइट्रोसो, देखो इसको N है, ये नाइट्रोसो है तो N नाइट्रोसो, और यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बोल देंगे। ये येलो कलर का क्या होता है, ऑयल लिक्विड होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। तो येलो कलर केवल किसके साथ बनाता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नहीं बनाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर किसका है, 2 डिग्री एमीन का। तो 1 डिग्री का तो मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले RN2Cl बनेगा, फिर कार्बोकेटायन बनेगा, फिर H2O के साथ ROH एल्कोहल भी बना सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एल्कोहल अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्लियर। चलो अब आ जाइए आगे। तो 3 डिग्री के साथ तो करेगा ही नहीं, 3 डिग्री से करने का ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं करेगा। इसके साथ करेगा तो ये, इसके साथ करेगा तो ये बात याद रखिएगा। एसिटाइलाइजेशन में क्या होता है, एसिटिलेशन में क्या होगा, एसिटाइलेशन में क्या होगा, हाँ सॉरी, एसिटाइलेशन में क्या होगा, देखो इसको क्या बोलेंगे, टाइलेशन, है ना। एसिटाइलेशन में क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो एसिटाइलेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका एक 1 डिग्री एमीन है और ये आपका CH3COCl है, ठीक है, CH3COCl है। ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, देख लीजिए, ये एसिटिल ग्रुप है, ये क्लोराइड है, तो एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। तो जब ये एमीन 1 डिग्री एमीन रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, है ना। वही SN रिएक्शन है ना। तो मतलब इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कई बार मैं बता चुका हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, फिर से निगेटिव वापस आएगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और NU जाकर उससे जुड़ जाएगा, यही तो होता है ना। तो यानी कि RNSCOCH3 बनता है, क्या बनेगा, RNSCOCH3। तो यहाँ पे आप चाहे Cl लो, चाहे एनाइड्राइड लो या एस्टर लो, कुछ भी ले लो, सबके साथ यही सेम रिएक्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं बेंजोलाइजेशन। बेंजोलाइजेशन में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जो आपने एसिटिल क्लोराइड लिया था वही आप जो आपने एल्किल लिया था उसकी जगह पे बेंजीन ले लो, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लो, बस वही सेम रिएक्शन होगा, फिर से ये अटैक करेगा 1 डिग्री एमीन, इस पे Cl निकलेगा और फाइनली आपको बेंजो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हॉफमैन मस्टर्ड, कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, देखो इसमें 1 डिग्री एमीन है, इसकी रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, किससे करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड से करते हैं 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहाँ पे देखो पुल कर रहा है ना अपनी तरफ। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी, जिससे यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, RNC डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे SH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर हाइड्रोजन लग के यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। फिर सुनो, जब आप इसको HgCl2 उसके साथ रिएक्शन करते हो ना, HgCl2 के साथ, तो यहाँ से क्या होता है, Hg2S निकल जाता है, HgS निकल जाता है, और फाइनली जो आपका बनता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यही जो बन रहा है इसको बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या बोलते हैं, एल्किल आइसो मतलब पहले एन लगा है तो आइसो ग्रुप बोलते हैं, तो आइसो थायो मतलब यस लगा है थायो, और सी एस है तो क्या बोलेंगे, या C ट्रिपल बॉन्ड एन जैसे साइनेट होता है वैसे CS को क्या बोलेंगे, साइनेट। तो ये आइसो थायो की क्या है, थायो साइनेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, थायो साइनेट बोलेंगे। तो एल्किल आइसो थायो साइनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका जो स्मेल होता है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह होता है, ये बात आप याद रखिएगा, क्लियर है क्या। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री एमीन देता है। क्यों, कैसे देता है, ये आपको मैंने आपको समझा दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट में क्या करते हैं, 1 डिग्री एमीन का कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो उसके बाद उसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, HgCl2 से कराते हैं। चलिए कुल मिला के हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एनिलीन के बारे में, है ना। तो एनिलीन के बारे में आप अच्छे से देख लो, इसके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए समझना, तो मैं इसको फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के लिए गैब्रियल थैलेमाइड का यूज कर सकते हो, कभी नहीं, गैब्रियल थैलेमाइड क्यों नहीं यूज होगा, देखो जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे के तो आ गया, न्यूक्लियोफाइल भी बन गया, लेकिन क्या ये क्लोरोबेंजीन से यहाँ से क्लोरीन हटा सकता है या हाइड्रोजन को हटा सकता है, नहीं हटा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, जो हाइड्रोजन का लोन पेयर है ये बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, याद है मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो इसलिए ये कभी इससे आप गैब्रियल थैलेमाइड से
एनिलीन को नहीं बना सकते। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इनमें से कौन नहीं बनाया जा सकता गैब्रियल थायलामाइड से, तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, ऑप्शन को टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन तो हो जाएगा, क्या बताया था, COH होता है, N3S रिएक्शन कराओगे तो NH आ जाएगा, CO2 हटेगा वहां पे NH आ जाएगा, फाइनली हमारा एनिलीन बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमीमाइड। हॉफमैन ब्रोमीमाइड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन में RCONH2 है ना, ये एक एमाइड होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं Br2 मतलब ब्रोमीन और KOH से। इसको ये रट लो ना, बस इसमें 1 डिग्री एमीन, कौन सा 1 डिग्री एमीन बनता है, ये बात 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनेगा। तो एमाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हेलोजन और बेस से, KOH से, और इसमें आपका एनएलई मतलब 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो बताओ सब लोग क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में सारी चीजें पढ़ा दी हैं, तो इसलिए आपको इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। ये देखो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से कराते हैं, यानी कि कौन सा नाइट्रेशन है, ये नाइट्रेशन है। मैंने आपको बताया कि नाइट्रेशन जो अटैकिंग एजेंट होता है वो NO2 प्लस होता है, यही अटैक करता है। तो NO2 प्लस जब जाएगा बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और जब इसका मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, रिडक्शन कराओगे, तो ये एनिलीन बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। क्लियर है क्या? उसके बाद अगर एनिलीन की रिएक्शन, अगर आप एनिलीन की रिएक्शन HNO2 मतलब NaNO2HCl से कराओगे तो क्या होगा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे N2Cl आ जाता है, और N2 को Cl को हटा के यहाँ पे कार्बोकेटान बना सकते हो, तो ये आपका एक बेंजिल फेनिल कार्बोकेटान बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखो। अब कुछ फटाफट आप लोग रिएक्शन देख लो। मतलब अगर एक बार आपका कार्बोकेटायन बन गया, एक बार अगर कार्बोकेटायन बन गया तो आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को ले जाकर उस पर ऐड करा सकते हो। फाइनली आप न्यूक्लियोफाइल को वहां पे ऐड करा सकते हो। तो मतलब कि कुल मिला के बेंजीन लो, उसका नाइट्रेशन कराओ, मतलब वहां पे NO2 लगाओ, उसका रिडक्शन लगाओ, मतलब NH2 आ जाएगा, फिर डायोटाइजेशन करोगे तो N2Cl बनेगा। क्या यही 3 प्रोसेस करने के बाद बेंजीन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोच लीजिए, पहले नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 आएगा, फिर रिडक्शन कराओगे तो NH2 आएगा, फिर डायोटाइजेशन कराओगे तो N2Cl बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब फिर किसी न्यूक्लियोफाइल को इस पे ऐड कराएंगे, यहाँ पे प्लस आ गया था कार्बोकेटायन, और यहाँ पे NU बन जाएगा। इस तरह से आप चीजों को याद रखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए सब हो गया। सेंड मेयर रिएक्शन देखो फटाफट। ये जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना है ना आपका, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना है ना, इसी से हम लोग कई सारे रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, C6H5N2Cl है। अगर हम इसकी रिएक्शन CuCl2 या HCl से करा दें तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और अगर आप Cu, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, Cl माइनस होगा, वही अटैक करेगा ना फेनिल आयन पे, और यहाँ पे Br माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे आयोडीन अटैक करेगा Ki में तो आयोडोबेंजीन आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं गॉटरमैन रिएक्शन। तो गॉटरमैन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। वही रिएक्शन फिर से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन इस तरह से होगा। कौन अटैक कर रहा है, कॉपर पाउडर और Cl में बताओ कौन होगा न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस होगा, यही Cl माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्लोरोबेंजीन। फिर से अगर कॉपर पाउडर HBr हो तो Br आ जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। बार सीमन रिएक्शन क्या होता है, फटाफट देखो। इसमें भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रिएक्शन HBF4 से कराते हैं। HBF4 में आपको पता होगा, जिसको ब्रेक करोगे ना, H प्लस BF4 माइनस, और BF4 को जब ब्रेक कराओगे तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन बनता है। यही फ्लोराइड आयन क्या करेगा, अटैक करेगा, और फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, HCOH है, H3PO4 है, C2H5OH है। यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, क्या आता है, हाइड्रोजन अटैक करता है, और फाइनली हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आने वाले हैं जो कि आपके सामने, और इसको आपको बहुत अच्छे से सीखना है, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे की जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊं उसको खूब अच्छे से आप लोग मन लगाकर सीखिएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, फटाफट देखना। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ना, आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता होना चाहिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो होता है, इस पर देखो N2 पे प्लस चार्ज है ना, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। मतलब ये किसी भी एक्टिवेटेड का मतलब बेंजीन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा, इसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर रिंग को दे रहा है, मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर देके, इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग नेचर का। यानी कि ये अटैक कर सकता है। कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो पे तो नहीं कर पाएगा क्योंकि बड़ा सा ग्रुप है। अगर आप आर्थो पे इसको अटैक कराओगे ना, क्योंकि देखो लोन पेयर वाले क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, अगर आप इस अब लेक्चर को देख रहे हो ना इसके आगे, तो आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का जो मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है ना, ठीक है, उसको देख के आना। जैसे बेंजीन और
टॉल्यूइन के बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो OH, आपको पता है। आर्थो पर नहीं करेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है, तो आर्थो पे नहीं करेगा तो पैरा पे ही अटैक करेगा। और फाइनली आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एजो ग्रुप। ये देखो एन डबल बॉन्ड एन कहीं पे आ रहा है, अगर एन डबल बॉन्ड एन लिंक कहीं पे आ रहा है तो याद रखना इसको बोलते हैं एजो। क्या बोलते हैं, एजो। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, याद रखिएगा। इससे ये जो डाई, इसको बोलते हैं एजो डाई, है ना, याद रखिएगा। तो ऑरेंज कलर की डाई बनाने में काम आती है। डाई मतलब होता है जो कपड़े का जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक जो होता है उसको कलर करने के काम आता है। तो ऑरेंज कलर का ये जो डाई ये बनाता है। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया, बताओ। कुछ था नहीं इसमें, हम लोगों ने फिनॉल लिया और फिनॉल के रिएक्शन किससे करा दिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से करा दिया। यही अटैक किया यहाँ पे और ये हमारा बन गया इस तरह से। चलिए आगे देखिए। अगर मान लीजिए फिनॉल की जगह पे आप एनिलीन ले लो, है ना, आप अगर एनिलीन ले लो फिनॉल की जगह पे, फिर से अटैक करेगा वही पैरा पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये हमारा बन जाएगा। अभी भी एजो ग्रुप है, अभी भी डाई बनेगा, तो ये भी एजो डाई है, तो यहाँ भी येलो कलर का एक डाई बनता है और वहाँ पे ऑरेंज बनता था। अगर आप फिनॉल लेते थे तो ऑरेंज बनता था, और अगर आप एनिलीन लोगे तो येलो कलर की डाई बनती है। ये बात आप याद रखिएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बेंजीन वाले चैप्टर में। तो देखो RCl है, एल्किल क्लोराइड। मैंने बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अटैक क्या करता है, कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी शिफ्टिंग से बढ़ रही है तो उसको करा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो R है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Cl है, तो Cl हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा। फिर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा RCH प्लस, यहाँ पे R और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। यही अटैक करेगा और फाइनली जब अटैक करेगा तो इस तरह से आपका क्यूमीन बन जाएगा। मुझे लगता है कि क्लियर होगा क्योंकि सब सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इसलिए कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो अगर हम एसाइलेशन की बात करते हैं, जैसे एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन में क्या होता है, RCOCl लेते हैं। क्या लेते हैं, RCOCl। इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है वो RC प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड O बनता है। अच्छी बात यह है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देता है, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं होता है और यही जाके अटैक करेगा बेंजीन पे और फाइनली आपका ये बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो एनिलीन होता है, ये सुन के आप थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाओगे, आश्चर्य में, किसमें, आश्चर्य में, मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं देता है, बताइए कुछ रीजन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देने का रीजन ये होता है क्योंकि जब आप एनिलीन लेते हो, याद रखना केवल एनिलीन के बारे में बात कर रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं, सुनिएगा। एनिलीन है, जब आप इसका एसाइलेशन या एल्काइलेशन या एसाइलेशन जो भी करोगे, ये एल्काइलेशन हो गया, नीचे एसाइलेशन हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं होता है डायरेक्ट। क्यों नहीं होता है, एक्चुअली रीजन ये होता है कि क्योंकि जो एनिलीन होता है ना और जो AlCl3 है, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट का तो छोड़ो, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है क्योंकि एनिलीन एक अच्छा बेस है, AlCl3 एक लीव्स एसिड है और ये लीव्स बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे देखो ये बना लेता है NH2 प्लस। कौन कहे ये यहाँ पे जाके रिएक्शन करने का मतलब आर्थो और पैरा पे, ये AlCl3 के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। अच्छा AlCl3 का आप सोच रहे होंगे सर काम क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया है कि जैसे आप एसाइलेशन में RCl लेते हो, जैसे अगर मान लीजिए एसाइलेशन आप कर रहे हो तो कैसे करते हो बताओ, एसाइलेशन में कैसे कराते हो, याद करो। तो एसाइलेशन में लोग क्या करते थे, RCl लेते थे, है ना, यही R प्लस को अटैक कराते थे। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सबसे और यहाँ पे AlCl3 लेते थे। क्या लेते थे, AlCl3। ये जो लीविस एसिड आप ले रहे हो ना, ये क्या है, लीविस एसिड है, इसका ये काम होता था, ये यहाँ से Cl के साथ रिएक्शन करता था, Cl को यहाँ पे रिएक्शन करके यहाँ पे Cl को लेके और यहाँ पे AlCl4 बनाता था और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता था यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता था, यही होता था अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो। बट यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बता दूं अगर, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो एनिलीन है, ये जो NH2 है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करता है खुद ही AlCl3 का जो काम था उसको नहीं करने देता, ये खुद ही AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेता है और फाइनली ये बना देता है NH2 प्लस AlCl3। मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था अब तो वो खत्म हो गया ना। पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, वो एक्टिवेटिंग नेचर का था, वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा था, रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था, बट अब नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज आ गया। अब अगर नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो क्या ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि इसका जो प्लसियम था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा बेंजीन के, ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाएगा, इसलिए इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, समझ गए। अब आप बोलोगे सर कराना तो है, कराना तो है, हम लोगों ने बुक में देखा है तो कराते हैं। कैसे कराते हैं मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको एनिलीन का फ्रीडल क्राफ्ट कराना हो तो कैसे कराएंगे, ध्यान से सुनना सारी चीजों को।
तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कराते हैं किसका, एनिलीन, जो जो एनिलीन का एमिनो ग्रुप होता है NH2 होता है ना, इसको प्रोटेक्ट कराते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए। अगर हम किसी तरह से उसको घेराबंदी कर दें, है ना, किसी तरह से इसको चारों तरफ से घेर दिया जाए, तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एसाइलेशन या एल्काइलेशन जो भी अगर आप करा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस एनिलीन का एसाइलेशन कराते हैं। एसाइलेशन का मतलब एसाइलेशन नहीं कराएंगे, सिंपल सी बात है, इसकी एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। याद रखना, एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग CH3COCl लेते हैं, या CH3COCO CH3 मतलब एनाइडाइड लेते हैं, ठीक है, एसिटिक एनाइडाइड। तो कुल मिला के जब इस पर अटैक कराओगे ना, यहाँ पे ये Cl निकल जाएगा, हाइड्रोजन में यहाँ से Cl निकल जाएगा, और फाइनली हमारा NHCOCH3 बन जाएगा। अब हमारा जो ये अब ये क्या हो गया, हमारा प्रोटेक्ट हो गया है। अब ये जो एनिलीन था NH2 था, अब वो किस में चेंज हो गया, NHCOCH3 में। अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, अब ये डायरेक्ट AlCH3 से रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये हमारा एमीन प्रोटेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। अब अगर आप ये जनरली जैसे अब रिएक्शन देता था ना आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, वैसा ही रिएक्शन अब ये देने वाला है। अगर आप इसका एसाइलेशन कराओगे, RCl से रिएक्शन कराओगे, तो R+ होगा, एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पे अटैक करेगा, बट पैरा वाला ही मेजर होगा। क्यों, क्योंकि पैरा जो है पूरा आर्थो पे करोगे तो ये बल्कि ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए जो पैरा वाला होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। याद है। अब आप बोलोगे ये तो सर आपने एमीन लिया था, एमीन था ही नहीं इसमें, इसमें तो NHCOCH3 बना। आपको अगर एनिलीन में लाना है NH2, अगर फिर से लाना है तो क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को यहाँ फिर से लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, और हाइड्रोलाइसिस में क्या देंगे, N और C बॉन्ड को फिर से ब्रेक कर देंगे HOH देके, और फाइनली हमारा यहाँ पे NH2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, हमारा फिर से वही प्रोडक्ट बन गया जो हम चाहते थे। देख रहे हो कि नहीं, बताओ। अगर आप ये रिएक्शन ना करते, ये प्रोटेक्शन ना करते, तो क्या होता है, ये खुद ही LCl से रिएक्शन कर जाता। देख रहे हो, तो इस तरह से हम लोग को एनिलीन का क्या कराना पड़ता है, प्रोटेक्शन कराना पड़ता है, ताकि ये रिएक्शन हो सके, अदरवाइज ये रिएक्शन ही नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, तो फटाफट देख लीजिए। कभी भी आप इसका एसाइलेशन या एल्काइलेशन कराओ एनिलीन का, तो डायरेक्ट मत कराना, पहले इसके रिएक्शन CH3COCl से कराना, इसको प्रोटेक्ट कराना, फिर एसाइलेशन कराना, और फिर हाइड्रोलाइसिस करा के फाइनली आप ये प्रोडक्ट बनाना। पैरा पे वही पैरा वाला ही बनेगा, क्योंकि पैरा वाला ही क्या होगा, मेजर। नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। देखो, नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन रिएक्शन जब आप नाइट्रेशन कराओगे, है ना, सुनना, जब एनिलीन का नाइट्रेशन से रिएक्शन कराओगे, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रेटिंग एजेंट क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लेते हैं। यहाँ पे जो अटैक करता है वो कौन करता है, NO2+ करता है। तो NO2+ जब आप अटैक करोगे, तो NO2 पैरा पर भी आएगा, मेटा पर भी आएगा, और आर्थो पर भी आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे मेटा पर क्यों आ गया, अभी तक तो हम लोग सीखते थे कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, एनिलीन मतलब NH2 के पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये मेटा क्यों बन गया, तो फिर से वही रीजन है क्या, कि जो एनिलीन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आपने एसिड लिया है उसके H+ से रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ पे NH3+ बनाएगा, और NH3+ बनाने की वजह से ये डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा, मेटा डायरेक्टिंग, जो डीएक्टिवेटिंग होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात, बताओ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो अटैक कराओगे, यहाँ पे जो अटैक कराओगे मेटा पर कराएंगे, इसलिए यहाँ पे 47% क्या बन रहा है, मेटा बना है। हालांकि मानता हूँ पैरा वाला ज्यादा बन रहा है, बट मेटा आर्थो वाले का तो कोई वैल्यू नहीं है, 2% है ना। अब क्या करेंगे, फिर से इसको प्रोटेक्ट कराएंगे। अगर आप चाहते हो कि मेटा ना बने, पूरा का पूरा हमारा आर्थो पैरा बने, तो फिर से आपको इसको क्या कराना पड़ेगा, प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट कैसे कराएंगे, सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे CH3COCl से, है ना, यहाँ से Cl निकलेगा और ये बन जाएगा, प्रोटेक्ट हो गया हमारा एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ करा देंगे, और जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखो NHCOCH3 बन जाएगा, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ये माइनर होगा, और अगर NO2 पैरा पे आएगा तो क्या होगा, मेजर होगा। नाइट्रेटिंग एजेंट मतलब अटैक कौन करता है नाइट्रेशन में, NO2+ अटैक करता है, आर्थो पर करेगा, पैरा पे करेगा, तो पैरा वाला ज्यादा मेजर होगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको फिर से एनिलीन लाना है तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे HOH, और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है क्या, तो कितना आसान है, देखो कुल मिला के प्रोटेक्शन करा रहे हैं किससे, CH3COCl से, और अगर फिर से आपको एनिलीन लाना है, NH2 लाना है, तो फिर से लास्ट में आपको हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। ठीक है, जो एक स्टेप हो रहा था उसको 3-3 स्टेप में करना पड़ रहा है। ठीक है, ये केवल एनिलीन के साथ ही होता है। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन करा रहे हैं ना, ये केवल एनिलीन के साथ होता है, याद रखिए, और किसी के साथ नहीं होता है। अगर हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो देखो Br2 से, तो ये क्या बनता है पता है, Br2 H2 अगर आप लेते हो तो ये देखो
2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, वाइट पीपीटी बनाता है। अब फिर से प्रॉब्लम हो गई, आप क्या चाहते हो कि सर हम तो चाहते हैं कि ब्रोमीन आर्थो पैरा पे आता है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रोमीन 2,4,6 ट्राइब्रोमो बना रहा है। तो याद रखिएगा, फिर से अगर आपको आर्थो पैरा बनाना हो तो एक ही रूल है, क्या फिर से क्या कराएंगे, प्रोटेक्शन कराएंगे। तो CH3COCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे देखो एनिलीन प्रोटेक्ट हो गया। इसकी थोड़ी सी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थी वो कम हो गई, क्यों? क्योंकि लोन पर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इधर भी कर रहा है CO के साथ, तो थोड़ी सी टेंडेंसी आर्थोपैरा की कम हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसका आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का जो नेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि अब अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो आर्थो पर आएगा और पैरा पर BR आएगा। पैरा वाला ज्यादा मेजर होगा कि बल्कि ग्रुप है, इसलिए फिर से अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देना HOH, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मेजर हो जाएगा, यहाँ पे BR और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। तो कितना बचा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसे ज़्यादा नहीं बचा है, बस यहीं तक है ना। इसके बाद सारी चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सल्फोनेशन का। तो देखिए सल्फोनेशन क्या होता है, फटाफट आप लोग देखिएगा सल्फोनेशन क्या होता है। ये आपका बेंजीन है। बेंजीन के अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HN मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे HNO3 लेते हैं, HNO3 आ गया तब तो क्या हो गया, वो नाइट्रेशन हो गया। आप सल्फोनेशन करा रहे हो मतलब इस यहाँ पे आपको H2SO4 लेना पड़ेगा, या आप ओलियम ले सकते हो H2H2O7, या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या SO3 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे SO3H आएगा, क्योंकि अटैक कौन करता है, अटैक करता है SO3, अटैक करता है SO3। जब अटैक करेगा, ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे SO3H आ जाएगा। तो बेंजीन के साथ हो गया। अगर आप यही काम एनिलीन के साथ करोगे तो फिर से प्रॉब्लम। एनिलीन के साथ प्रॉब्लम जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे ना, ये H+ है, ये खुद ही रिएक्शन कर जाता है उससे, एसिड बेस खुद ही रिएक्शन कर लेगा और फाइनली ये बना देगा, प्लस आ जाएगा नाइट्रोजन पे। अभी तो मेडा डायरेक्टिंग हो गया, प्रॉब्लम हो गई ना। फिर इसका अगर आप हीट करोगे, फिर आपको अगर चाहते हो कि SO3 लाने का कहाँ पे, पैरा पे लाना चाहते हो, तो आपको 293 केल्विन टेम्परेचर लेना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर जब आप लोगे तब जाके आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एनिलीन, और यहाँ पे पैरा पे क्या हो जाएगा, SO3H आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखो रिएक्शन विथ, ये रिएक्शन याद रखिएगा ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था, रिएक्शन विथ डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आप डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराओगे, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, याद है। एनिलीन की रिएक्शन अगर आप PHN2Cl से कराओगे तो क्या होता था, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा यहाँ पे। और ये कौन सी कलर की डाई बनाती थी, याद करो, इसमें एजो है, एजो ग्रुप है, तो एजो डाई बनाता है कौन सी कलर का, एजो येलो कलर का एजो डाई बनाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लीजिए। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। अगर आप बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे एनिलीन का, या डाई मेथिलेमिन का, एनिलीन का अगर आप कराओगे डाई मेथिलेमिन का, तो क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा इस तरह से, और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये कैसा बनता है, मैलेकाइड डाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो। अगर आप बेंजल्डी, बस इतना याद रखिएगा, डाई मेथिलेमिन है ना, या है ना, तो उसकी रिएक्शन अगर आप डाई मेथिल एनिलीन की रिएक्शन अगर आप बेंजल्डिहाइड से कराओगे तो आपको मैलेकाइड डाई मिलता है ग्रीन कलर की। तो ये भी आप याद रख सकते हो, बस इतना लाइन याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। रिएक्शन विद बीटा नेफ्थेनॉल। बीटा नेफ्थेनॉल क्या होता है, सबसे पहले ये देखो एनिलीन है। जब आप एनिलीन का डाई इजोटाइजेशन कराओगे NaNO2HCl, या फिर ये HNO2 भी लिख सकते हो इसको, HNO2, तो सबसे पहले ये N2Cl आ जाएगा, है ना। अब ये देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, N2 पर प्लस आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बीटा नेफ्थेनॉल है, तो ये देखो ये पूरा 2 बेंजीन रिंग है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और बीटा पर OH है, तो बीटा इसको क्या बोलते हैं, बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं, ठीक है, नेफ्थॉल बोलते हैं। तो बीटा नेफ्थॉल से अगर रिएक्शन कराओगे तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और फाइनली ये ऑरेंज कलर की क्या बना देती है, डाई बना देती है। देखो इसको रटना मत, आप बोलोगे सर कैसे याद करेंगे, कुछ मत करिएगा, ऐसे बस डायरेक्ट याद करिएगा। कैसे, जब एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराएंगे तो N2Cl, यहाँ तक तो याद ही है आप लोगों को। उसके बाद अगर आपको ऑरेंज कलर की डाई बनानी है तो क्या करेंगे, बीटा नेफ्थेलॉन के साथ, नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपका ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये सब एनिलीन कर रहा है, यही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। लीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है कि जब हम लोग फिनॉल, हम लोग क्या लिए इसे, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं, HNO2 मतलब NO+ नाइट्रोसिल ग्रुप जो है, यही क्या करता है, अटैकिंग रीजन। यहाँ पे अटैकिंग रीजन कौन होता है, NO+ होता है, यही अटैक करेगा और पैरा पे आ जाएगा। उसके बाद टाटोमर कराएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका OH आ जाएगा। फिर जब फिर क्या करेंगे, इस पे H+ से अटैक करा देंगे, तो यहाँ पे H2O+ आ जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2O+ आ जाएगा ना। फिर इस पे क्या करेंगे, कार्बोकेटायन आ जाएगा, और यही जो कार्बोकेटायन आएगा इसको फिनॉल के साथ रिएक्शन करा देंगे,
आपने फिनॉल लिया था ना, फिर से रिएक्शन करा देंगे और फाइनली हमारा ये बन जाएगा, देख लो, है ना, इंडोफिनॉल बोलते हैं इसको, इंडोफिनॉल रेड कलर का होता है। फिर जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बेस एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वो माइनस आ जाएगा। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, ठीक है। फिर अगर आप इसको H+ में डाल दोगे, एसिडिक मीडियम में डाल दोगे, इसका जो कलर होता है डीप ब्लू होता है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, ये कलरलेस बन जाता है। तो ये जो पूरा टेस्ट था इसको बोलते हैं लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लीजिएगा कि लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट कौन दे रहा है, तो फिनॉल देता है, ठीक है। कौन देता है, फिनॉल देता है। तो फिनॉल का सबसे पहले हमने क्या किया, HNO2 के साथ रिएक्शन कराया, NO+ लगाया पैरा पे, टाटोमेरिजियम बनाया, उसके बाद टाटोमेरिजियम बनाने के बाद H+ एसिड का अटैक कराया। और जब एसिड का आप यहाँ पे अटैक कराओगे तो यहाँ पे H2O+ निकल जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। फिर यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, फिनॉल पे अटैक करेगा पैरा पे, और इस तरह से आपका रेड कलर का इंडोफिनॉल बन जाएगा। और यही जो ये डाई नहीं है, ये एजो नहीं है, मतलब एजो नहीं है क्योंकि यहाँ पे N डबल बॉन्ड N नहीं है, तो याद रखिएगा ये एजो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये इसको अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे OH और बेस रिएक्शन करके यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसे पूरा रेजोनेटिव। कैसे रेजोनेंस होगा, देखो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऑक्सीजन पाएगा। तो टोटल दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जिसका जो कलर होता है डीप ब्लू कलर होता है। अगर आप इसको एसी में डालोगे, H+ में डालोगे तो कलरलेस बन जाता है। क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। एक रिएक्शन है कार्बिलेमिन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। फटाफट देखना क्या होता है कार्बिलेमिन रिएक्शन, बहुत ही एक लाइन में आपको बताऊंगा, अच्छे से सुनो। इसमें 1 डिग्री रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन लेते हैं, क्या 1 डिग्री एमीन मतलब R-2 लेते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH बेस के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। बस यही याद रखना, इसमें 1 डिग्री एमीन से एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी जो स्मेल होती है बहुत ही बेकार स्मेल होती है ना, बहुत ही बैड स्मेल होती है, ये बात याद रखिएगा, फॉल या बैड स्मेल बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आइसोसाइनाइड का ही जो स्मेल है बहुत ही बैड स्मेल है, तो ये बात याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करें, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन CHCl3 और KOH से करा रहे हैं और आइसोसाइनाइड यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो मैकेनिज्म याद रखना, कार्बिन होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है, यही होता है। CHCl3 KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन यही आपका अटैकिंग एजेंट होता है, यही अटैक करता है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछ सकता है, क्या ये पूछेगा, या तो यही सब पूछ लेगा और इसमें कुछ नहीं पूछेगा। और याद रखना केवल 1 डिग्री एमीन ही देता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो कार्बिलेमिन रिएक्शन होता है ये केवल और केवल कौन देता है, ये केवल और केवल आपका 1 डिग्री एमीन ही आपका कार्बिलेमिन टेस्ट देता है। तो देखो लिखा है ना, यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को, NH2 है 1 डिग्री एमीन, CHCl3 KOH, यहाँ पे आ जाएगा आइसोसाइनाइड। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन वाली, आइसोसाइनाइड आर पंजेंट स्मेल कंपाउंड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट रिएक्शन है आज का, हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर से देख लो। इसमें कुछ नहीं करते हैं, एक एमाइड लेते हैं RCONH2, उसकी रिएक्शन करते हैं Br2KOH से, ब्रोमीन और बेस के साथ या हेलोजन और बेस के साथ, आपका यहाँ पे RNH2 बन जाएगा जो कि 1 डिग्री एमीन। तो क्या किया गया इसे पता है, एमाइड से एमीन, बस इतना याद रखो, एमाइड से एमीन, है ना। और रिएजेंट क्या लेते हैं, Br2KOH, मतलब Br2 ले लेंगे और ब्रोमीन और KOH, ठीक है। तो ये एमाइड से क्या बन गया, एमीन बन गया। ये बात आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं जानना है। अच्छा ये कुछ रिएक्शन है, फटाफट देख लो। ये एक एसिड है, NH3 है ना, NH3 नहीं होगा, N3H होगा, सॉरी N3H होगा, हाइड्रोजोइक एसिड होगा। कौन सा स्मिट रिएक्शन है, ये CO2 निकलेगा, NH आएगा, ये देखो एमाइड बन गया, CONH2 बन गया। नहीं सॉरी, स्मिट नहीं होगा, सॉरी स्मिट वाला नहीं है। स्मिट भी करा सकते हो, तो स्मिट कराते तो क्या बनता है, ऐसे बनता है CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या था, CO2 निकल तो CH3 NH2 बनता है ना, यही बनता। बट ये स्मिट नहीं है, ये देखो कौन सा रिएक्शन है, CH3 है, C है, O है, O है, ये रिएक्शन है। और यहाँ पे NH3 लिया गया है, अमोनिया, N3H नहीं लिया गया, अमोनिया है। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा, NH2 रिएक्शन करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CO और यहाँ पे NH2, यहाँ से OH निकल जाएगा और फाइनली CH2 NH2 बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। एमाइड का अगर आप लोग क्या कराओगे, हाफमैन डिग्रेडेशन कराओगे, डिग्रेडेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Br2 KOH मतलब निकल जाएगा, मतलब ये CONH2 किसमें चेंज हो जाएगा, एमीन में। तो एमाइड किसमें चेंज होता है, 1 डिग्री एमीन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या। वैसे यहाँ भी देख लो, COH था, अमोनिया था, CONH2 आ जाएगा, Br2 KOH हाफमैन, यहाँ पे NH2 आ जाएगा और ये आपका एनिलीन बन गया है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर हम लोगों ने जीओसी पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ लिया, ये बेसिसिटी आप इमीन का नहीं बताएं, तो एनसीईआरटी में दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं बताओ।
एमीन का जो बेसिसिटी का ऑर्डर है ये आपको मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है, क्या करना है। तो जल्दी जल्दी सुनिए आप लोग। बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग बात करेंगे एलिफैटिक एमीन की, ठीक है। एरोमेटिक का तो सब बता चुका हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफैटिक एमीन की अगर हम बात करें, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री है और ये आपकी 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। ये मानते हो आप लोग? देखो अगर आप जनरली देखो तो मैंने आपको बताया था कि जो आर होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा, एक्सपेक्टेड, वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है कि नहीं। एक्चुअली गैसियस फेज में, अगर आपसे गैसियस फेज में पूछता है क्वेश्चन में, तो आप यही टिक करोगे, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट होगा। एक्चुअली क्या करते हैं ना, ये जो प्लस आई वाले होते हैं, ये जो प्लस आई आपको दिख रहा है यहाँ पे आर आर, ये सब, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करते हैं। तो यहाँ से लोन पेयर को निकालना थोड़ा ज्यादा आसान है, और लोन पेयर जितना आसानी से निकलेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है, इसलिए 3 डिग्री गिरते हैं, 2 डिग्री गिरते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में गैसियस नहीं लिखा है या एक्वस लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है या एक्वस लिखा है, तो आप ये वाला लगाइएगा, ये टिक करिएगा। अगर आर CH3 है, जो आपने एल्किल ग्रुप लिया है, अगर सब CH3 होगा, तो आप 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री याद रखना, मतलब 213 याद रखना। और अगर ET हुआ, एथिल हुआ, तो 231 याद रखना, 231, मतलब 2 डिग्री का सबसे ज्यादा ही होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 डिग्री का कैसे हो गया ज्यादा, ये बता दीजिए। देखो अगर आप एक्वस मीडियम में बेसिसिटी का ऑर्डर देखोगे, तो क्या आप बताओगे, एक्वस मीडियम का मतलब H2O होगा। गैसेस में तो अकेले अकेले थे तो ये हो गया था, लेकिन एक्वस का मतलब इसमें H2O। अब देखो जो एमीन होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, इसमें दो दो हाइड्रोजन है। देखो अब बेस क्या होता है, बेस का मतलब जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेते, जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो 3 3 हाइड्रोजन आएगा, और जब 3 3 हाइड्रोजन आएगा तो 3 3 H2O के साथ क्या करेगा, सॉल्वेशन प्रोवाइड होगा, उसको सॉल्वेशन मिलेगा 3 3 H2O के साथ। इस तरह से देख रहे हो आप लोग, 3 3 H2O के साथ सॉल्वेशन, तो इसका मोर सॉल्वेशन होगा, ज्यादा सॉल्वेशन होगा। क्लियर है क्या? अगर 2 डिग्री एमीन हुआ तो कम सॉल्वेशन होगा, दो हाइड्रोजन के साथ सॉल्वेशन होगा, तो इसका लेस सॉल्वेशन होगा, इसका मोर सॉल्वेशन होगा, और इसका क्या हो जाएगा, लेस सॉल्वेशन होगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर ज्यादा सॉल्वेशन मतलब ज्यादा बेसिसिटी, सर सिंपल सी बात है, क्योंकि अमोनिया जो है, देखो 1 डिग्री जो एमीन था, एक्सप्रेस को एक्सेप्ट किया, मतलब बेस का काम कर रहा है। अब जब एक्सप्रेस को एक्सेप्ट करा तो 3 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, मतलब इसको 3 3 H2O क्या करेंगे, सराउंड करेंगे एक्वस मीडियम में, क्योंकि एक्वस मीडियम आपने लिया ही है। यानी कि ये रिएक्शन ज्यादा फेवर करेगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि बेसिसिटी तो बन रहा है। क्योंकि अमोनियन ये जो 1 डिग्री एमीन था, किसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, यानी कि बेस का काम कर रहा है ना, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा जा रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, देखो ये हमारा ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे जब बेसिसिटी का ऑर्डर देखोगे सॉल्वेशन में, तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, 3 में तो एक ही हाइड्रोजन होगा, 2 में 2 हाइड्रोजन होगा, 1 में 3 हाइड्रोजन थे, तो यानी कि ये ऑर्डर होगा। अब आप भी बताओ, गैसियस फेज में जब आपने एक्वस मीडियम नहीं लिया था, तो ऑर्डर था 3 2 1, और वाटर जब आपने एक्वस ले लिया तो ये ऑर्डर हो गया। अब भाई साहब ये दोनों लड़ाई करेंगे, कहेंगे भाई ना तो तुम्हारा ना तो हमारा, चलो 2 डिग्री को विनर बना देते हैं। इधर 1 डिग्री विनर है, इधर 3 डिग्री विनर है, और 2 वाला तो बीच में ही है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगर आप दोनों फैक्टर को एक साथ लेके चलोगे, प्लस आई इफेक्ट भी, मतलब जो गैसियस फेज वाला था, और अगर आप एक्वस वाला लेके चलोगे, सॉल्वेशन वाला, दोनों को लेके चलोगे, so 2 डिग्री होगा। अब बस इतना याद कर लीजिएगा, अगर RCH3 हुआ, अगर यहाँ पे मतलब 2 डिग्री का तो सबसे ज्यादा ही होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तब भी आप एमीन में हमेशा 2 डिग्री का ज्यादा ही बोलना, ये याद कर लेना, 2 डिग्री का ही ज्यादा होगा। जब तक गैसियस मेंशन नहीं किया है ना, तब तक 3 डिग्री का मत बोलना। क्लियर है क्या? चलो अब एक बात आप याद रखिएगा, अगर RCH3 हुआ तो 213 याद रखना, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और अगर RET हुआ, एथिल हुआ, तो 2 3 1 आएगा। ये भी बात आप याद रखिए।